हमारे विश्वविद्यालयों को पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया है। तमाम विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बनते चले गए। अलग अलग तरीकों से इन विश्वविद्यालयों को खत्म करने की साजिश चल रही है। जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों को चुन चुन करके विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां दी जा रही है। हमने देखा था रोहित वेमुला का केस कि किस तरीके से रोहित वेमुला को एक जो है मजबूर किया गया, उनकी सांस्थानिक हत्या हुई, लेकिन कहीं पर भी वो आज की तारीख में उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लड़ाई इस देश के विश्वविद्यालयों को बचाने की है, तो यकीन मानिए कि ये विश्वविद्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाएंगे। तो ये बहुत पीड़ा के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इस देश की बुनियाद रखते समय हमारे पुरखों ने एक उम्मीद जताई थी कि इस देश में तमाम तबके के लोगों को उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। यह उम्मीद की गई थी कि इस देश में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक जो चेतना है, उसको विकास किया जाएगा। और विश्वविद्यालयों की कल्पना करते समय यह सोचा गया था कि जितने भी अलग अलग किस्म के आइडियाज इस दुनिया में हैं, उन तमाम किस्म के आइडियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस देश को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद आज की तारीख में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे विश्वविद्यालयों को पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया है और वो लगातार कर रहे हैं। वो चाहे एडमिशन के मसले में हो, चाहे आपका नौकरियों का मामला हो, चाहे किसी तरीके का मामला हो, धीरे धीरे तमाम विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बनते चले गए और उसका नुकसान इस देश के लोगों ने उठाया है और लगातार अभी भी उसके शिकार लोग आपके सामने मौजूद हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से 2014 के बाद में खास करके देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक हथकंडों के तहत इन विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो सच में एक चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से इन विश्वविद्यालयों को खत्म करने की साजिश चल रही है। जहां एक तरफ एक नई शिक्षा नीति के नाम पर एक ऑर्डर पास किया गया, बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट लाया गया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया और उस इंप्लीमेंट के बाद से पूरी की पूरी शिक्षा को जो है बाजार के हवाले कर दिया गया। जहां एक तरफ शिक्षा को महंगा बनाया गया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के विश्वविद्यालयों में और खास करके पिछले 2-3 सालों में देखेंगे कि जो लगातार जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनका नंबर्स लगातार घटता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी आया था खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में, जहां पता चला कि लगभग 27% जो एनरोलमेंट में जितना रेशियो में एनरोल्ड बच्चे करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर एक एग्जांपल के तौर पे बताए, उनमें घाटा हुआ 27% का घाटा है, जिसमें कि ज्यादातर महिला स्टूडेंट है। और उसके बाद में जहां एक तरफ स्टूडेंट्स के साथ में यह चीज देखने को मिली, वहीं पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है, उस प्रक्रिया में भी एक धांधली आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, और ये कहते हुए कोई शर्म की बात नहीं है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उसके लोगों को चुन चुन करके विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां दी जा रही है और जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनको येन केन प्रकरण जो है नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि सच में बहुत दुखदाई है। जो लोग इन विश्वविद्यालयों को बनाने में अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, उन लोगों को बिना किसी रीजनेबल कॉज बताए हुए एक 2 मिनट और 4 मिनट के इंटरव्यू में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन सबके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लगातार बहुत सारे लोगों को देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी उनमें से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक मसला नहीं है। उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट पर एक्शन लिया गया, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और जब वो कोर्ट में केस जीत करके आती है तो प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पहली बार नहीं है जब इस देश के विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ में लगातार भेदभाव हो रहा है। हमने देखा था रोहित वेमुला का केस कि किस तरीके से रोहित वेमुला को एक जो है मजबूर किया गया, उनकी सांस्थानिक हत्या हुई, लेकिन कहीं पर भी वो आज की तारीख में उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से और भी तमाम मामले आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि इन विश्वविद्यालयों में लगातार इस किस्म के जो है भेदभाव होते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उन्हें भी जो है फोर्स किया गया, उनकी भी सांस्थानिक हत्या हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भीतर हमने प्रोफेसर विक्रम हरिजन को देखा कि उनके ऊपर भी एफआईआर होने के बाद में उन्हें भी जो है अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लगातार प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी के भीतर और तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। पीएचडी एडमिशन के दौरान हमने पिछले सालों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि एडमिशन के दौरान जो है मार्क्स बहुत कम दिए जाते हैं या फिर एनएफएस कर दिया जाता था। उस लड़ाई को भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है कि जिस कैंपसेज को इंक्लूसिव होना था, जिसमें तमाम वर्गों की हिस्सेदारी होनी थी, मार्जिनलाइज सेक्शन को उसमें भागीदारी मिलनी थी, धीरे धीरे इन तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र में तब्दील किया जा रहा है। और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये पूरी की पूरी जो मुहिम है, ये लड़ाई इस देश के विश्वविद्यालयों को बचाने की है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाने की है। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं बचा तो ये यकीन मानिए कि इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी या हो सकती है भविष्य में इस देश को बनाने में, उससे जो है इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये बात हम लोग यहां से कहने आए हैं कि अब जिस तरीके का पूरा मामला चल रहा है, अगर हम लोगों ने अभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया और विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ करके आगे लेकर के गए, तो यकीन मानिए कि ये विश्वविद्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाएंगे। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में यहां पर बुलाई गई है। और तमाम मसले हैं जिन पर हमारे तमाम साथी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, कुल जोहार। तीन तरह से नष्ट किया जा सकता है। एक है कि आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें और उसको केंद्रीकृत कर लें। आमतौर पर दुनिया भर के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनका नियम यह है कि वहाँ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग के शिक्षक स्वयं बनाते हैं। लेकिन यदि वह एक जगह से भेजा जा रहा है तो इसका मतलब विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और शिक्षक की स्वायत्तता भी समाप्त हो जाएगी। तो पहली चीज तो हम यह देख रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों को काबू किया जा रहा है। दूसरी चीज है अध्यापक किस प्रकार आएंगे, शिक्षक किस प्रकार आएंगे, उसको नियंत्रित करना। और अभी हमारा चिंता का विषय जो आज खासकर हम लोग बैठे हुए हैं वह है, अलावा इसके कि यह जो एक मांग पत्र है, नंदिता जी ने बात की और बाकी सारे लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन एक अध्यापक के रूप में मेरी चिंता यह है कि यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होगा और योग्यता के आधार पर नहीं होगा तो इसका खमियाजा आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। कम से कम 30 साल 40 साल आज बहाल किए हुए अध्यापक रहने वाले हैं, वे अध्यापक अगले अध्यापकों की बहाली करेंगे। तो आज जो उनकी अपनी गुणवत्ता है, हम मान सकते हैं कि उससे कम गुणवत्ता वाले लोगों की बहाली वे करेंगे क्योंकि वे स्वयं असुरक्षित होंगे। इसके ब्यौरे बहुत दिए जा चुके हैं, किसी पर निजी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। असल बात प्रक्रिया की है और वह प्रक्रियागत प्रश्न उठाए गए हैं। एक तो यह कि योग्यता का पैमाना क्या है, दूसरे यह कि चयन समितियों को चुनने का पैमाना क्या है, उसमें पारदर्शिता कहां है, तीसरे यह कि क्या इंटरव्यू में जो कुछ हो रहा है उसी पर 100% फैसला होगा, 100% फैसला होगा, यह मसला है।
अगर इंटरव्यू पर आप 100% नंबर दे देंगे, 100 के 100 नंबर दे देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अंदर जो 5 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, वे 2 मिनट 3 मिनट में किसी के बारे में फैसला कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसने पीएचडी कर रखी है, जिसके पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जो 10 वर्ष से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, उसके मुकाबले जब आप सिर्फ एमए किए हुए व्यक्ति को चुनते हैं, जिसका कोई प्रकाशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका तर्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? जिसको चुना जा रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चुन रहा है उसे यह तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों किया। दूसरा, एडॉकिज्म को खत्म किया जाए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग 10 वर्ष से एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे, 10 वर्ष तक अगर वो पढ़ाने के योग्य थे, तो अचानक स्थायी नियुक्ति के समय वे अयोग्य कैसे हो गए, यह भी प्रश्न किया जाना चाहिए। हमें जो चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं, इंटरव्यू में जाने वालों के द्वारा, टीचर इंचार्जेस के द्वारा, कई हेड्स के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं, वे बहुत चिंताजनक हैं। और वे दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा पर वो धब्बा लगाने वाली खबरें हैं। कायदे से विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी तरीके से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और हम यही कहने यहां आए कि शिक्षक की नियुक्ति दरअसल शिक्षक की भलाई के लिए नहीं की जाती है, शिक्षक की नियुक्ति छात्रों के लिए की जाती है। तो अभी यदि शिक्षक की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया से हो रही है जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है, जो संदिग्ध प्रक्रिया है, इसका नतीजा छात्रों पर पड़ेगा। और यह आखिरी बात मैं कह रहा हूं, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि निजी विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालय एक एक अध्यापक की नियुक्ति में खासी मेहनत करते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं। हमारे यहां नियुक्ति 2 मिनट 3 मिनट के इंटरव्यू पर हो रही है। इसका मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिसमें साधारण लोगों के बच्चे बच्चियां आते हैं, उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अब पढ़ाई की गुणवत्ता का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह पूरा का पूरा खमियाजा, यह पूरी जो कीमत है, यह कीमत इस समाज के जो सबसे हाशिए के लोग हैं, उनके लड़के लड़कियों को अदा करनी है। यह समाज का मसला है, जनता का मसला है। किसी एक एडॉक टीचर के निकाले जाने, उसकी आजीविका, उसके घर चलने, उसके यहाँ चूल्हा बुझ जाने का मामला नहीं है। इस तरह से ही इसको देखा जाना चाहिए। और यह अच्छी बात है कि हमारे पास जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ इन एडॉक टीचर्स के प्रतिनिधि नहीं हैं। तो उस दृष्टि से इस विषय पर विचार करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।